रंग तरंग सिर्फ डीडी न्यूज पर। जमाइकन प्रधानमंत्री की भारत यात्रा भारत और जमाइका के संबंधों के एक नए युग की शुरुआत की तरफ साफ तौर पर संकेत दे रही है। कुछ देर पहले आपने देखा दोनों ही प्रधानमंत्रियों का संयुक्त प्रेस वक्तव्य, इस पर बात करेंगे और साथ ही बात होगी इस वक्त की सभी बड़ी खबरों की, किस तरह से बाढ़ ने नेपाल और बिहार में इस वक्त जो उसका कहर है वो जारी है। ममता की ऐसी क्या है मजबूरी की जो दुर्गा पूजा के पंडाल है उसमें भी मुख्यमंत्री की फोटो लगाना जरूरी हो गया है। साथ ही बात होगी मुडा की, क्यों किस तरह से बचने की कोशिश में यहां पर लगा है सिद्धारमैया और उनकी पत्नी का जो नया पैंतरा सामने आया है। और भी बात होगी इस वक्त की अहम खबरों की। स्वागत है आप सभी का मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत जमाइका के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों ने वैश्विक शांति पर दिया जोर। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गाइडलाइन तय करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई की अहम टिप्पणी, नहीं रुकेगी अवैध निर्माण पर कानूनी कार्रवाई। धर्मनिरपेक्ष देश में अवैध मंदिर या दरगाह को हटाना होगा। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने छेड़ी आर पार की लड़ाई। अभया को इंसाफ और ड्यूटी के समय अपनी सुरक्षा की मांग के साथ बेमियादी हड़ताल पर डॉक्टर। लोकायुक्त की जांच और ईडी के एक्शन के बाद बचने की कोशिश में कर्नाटक के मुख्यमंत्री। मूडा घोटाला केस में नाम आने के बाद बीजेपी इस्तीफे पर अड़ी। जम्मू कश्मीर में 11 बजे तक 28% से ऊपर मतदान। अंतिम दौर में 40 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी। नेपाल से बिहार तक बाढ़ का कहर। बिहार के 13 जिलों में लाखों के आबादी परेशान। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पूछा, आपदा के वक्त कहां हैं राहुल गांधी और तेजस्वी। और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस के बीच अहम रिश्तों की शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई है दोनों के बीच, जिसमें वैश्विक शांति पर जोर दिया गया। साथ ही दोनों देशों के हित से जुड़े विषयों पर बातचीत हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने को लेकर बातचीत की गई। जमाइका ने भारत को इस बात के लिए आभार और धन्यवाद दिया कि उसने कोविड के दौर में वैक्सीन के क्षेत्र में उसकी मदद की। भारत और जमाइका के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक द्विपक्षीय संबंध हैं। उनकी इस वार्ता ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग गहरा होगा और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। जमाइका की विकासात्मक परियोजनाओं के समर्थन में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। व्यापार और निवेश के मोर्चे पर दोनों देशों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। तो भारत जमाइका के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता बेहद अहम यात्रा ये मानी जा रही है जमाइका के प्रधानमंत्री की। और भारत और जमाइका में जिस तरह से मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उस लिहाज से आज जो दोनों का संयुक्त वक्तव्य रहा वो उसे एक और नए पायदान पर ले जाता हुआ। तो यहां पर थ्री सीज की बात यहां पर हुई। कल्चर, क्रिकेट और जो भारतीय समुदाय है जमाइका में, उस किस तरह से ये 4 सीज भारत और जमाइका दोनों ही देशों की प्रगति में, विकास में एक अहम अध्याय लिख रहे हैं, इस पर भी चर्चा हुई। भारत और जमाइका के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाती हुई ये तस्वीर दोनों के देशों के बीच आर्थिक सहयोगों को मिलती है और मजबूती।
और इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 17 जुलाई को दिया अंतरिम आदेश जारी रहेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिना उसकी अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे ऐसे मामलों के लिए देशव्यापी गाइडलाइन बनाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि अवैध निर्माण पर कानूनी कार्रवाई नहीं रुकेगी। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। अवैध तरीके से बना मंदिर हो या दरगाह, उसे हटाना होगा। लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसका फायदा इलीगल निर्माण करने वाले, यानी कि जो अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर हैं और दूसरे लोग हैं, वो ना उठाने लगे। तो लोगों की सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं, ऐसा साफ किया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही ये बात कही है कि जो अवैध निर्माण है उन पर कार्रवाई जारी रहेगी। तो बुलडोजर कार्रवाई का अहम मामला यहाँ पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, जो बीती सुनवाई में जो भी आदेश दिया था उसने कहा है कि वो अभी जारी रहेगा, लेकिन अवैध निर्माण पर कानूनी कार्रवाई नहीं रुकेगी। ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पर। तो धर्मनिरपेक्ष देश हैं हम, और अवैध मंदिर हो या दरगाह हटाने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बुलडोजर कार्रवाई का मामला, अहम टिप्पणी यहां पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से। और इस बीच अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के 17 सितंबर के आदेश की अवहेलना करते हुए वहां मौजूद ईदगाह, दरगाह और दूसरे धार्मिक निर्माण को गिराया गया है। सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वे पहले से लंबित मामले के साथ सुनवाई की मांग के लिए मेल करें। तो बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और यहां पर जो दिशा निर्देश तय करने को लेकर जो उसका आदेश है वो यहां पर सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फिलहाल उसने कहा है कि जारी रहेगा 17 जुलाई को दिया गया अंतरिम आदेश। विकास सारथी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। विकास, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 17 जुलाई को जो अंतरिम आदेश जारी किया गया था वो फिलहाल सुरक्षित रहेगा, लेकिन साफ ये भी कर दिया कि जो अवैध निर्माण है उस पर यहां पर कार्रवाई की जा सकती है। क्या कुछ कहा कोर्ट ने? सबसे पहले इसको विस्तार से थोड़ा समझाइए। बिल्कुल जया, देखिए यहाँ पर ये मामला इसलिए पहुंचा कि कुछ स्टेट्स में ये आरोप लगाया गया याचिकाकर्ता की तरफ से कि किसी मामले में आरोप लगने पर ही किसी व्यक्ति का मकान तहा दिया जा रहा है बगैर उसको कोई सुनवाई दिए, उसका जवाब जाने हुए। इस तरह के कई मामलों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। तब कोर्ट ने ये कहा था कि उसके अगले आदेश तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो जहाँ पर किसी आरोपी के घर को ढहाया जाए। इस बीच में आज जो बहस हुई है, पिछला आदेश आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आगे इस तरह की कोई कार्रवाई कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं होगी। आज एक बार सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो बुलडोजर कार्रवाई की घटनाएं हैं, अगर उनका अनुपात देखें तो जो याचिकाकर्ता आरोप लगा रहे हैं ऐसे मामले सिर्फ 2% हैं। 98% ऐसे मामले हैं जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन को या बिल्डर्स जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उनको ढहाया गया है। और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनकी चिंता ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइन बनाएगा उसका फायदा ऐसे लोग ना उठाएं जो कि इलीगल तरीके से निर्माण करते हैं। कोर्ट ने यहाँ पर एक बार फिर इस बात का भरोसा दिया कि जो गाइडलाइन बनाई जा रही है ये इस हिसाब से बनाई जाएगी कि इसमें ना तो किसी बेगुनाह कि जो भी घर हैं या दुकानें हैं उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचे, लेकिन साथ ही इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों पर किसी तरह की कोई रियायत नहीं होगी। ये गाइडलाइन में साफ हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और साफ की गई कि जो रेलवे लाइन, सड़क, पब्लिक पार्क्स में जिस तरह के निर्माण लोग कर लेते हैं उनको तत्काल गिराने के लिए स्वतंत्र हैं एजेंसी, उसमें इस तरह सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है वो किसी तरह की बाधा नहीं डालेगा। जय, यहाँ पर कुल मिलाकर मामला जो है वो ये है कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति अगर किसी अपराध के मामले में नामजद हो जाता है तो उसके खिलाफ जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी वैसी कार्रवाइयों पर रोक लगे।
तो ये प्रशासन के हाथ बिल्कुल, में है लेकिन कि विकास आइडेंटिफाई यहाँ पर जिस करना। तरह से 17 जुलाई में ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि किसी भी जो बुलडोजर कार्रवाई है उस पर रोक लगाई जाए, उसका फायदा यहाँ पर और लोग उठा रहे हैं, जिसकी चिंता जाहिर की यहाँ पर तुषार मेहता ने। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी, क्योंकि इससे जुड़ा मामला गुजरात से भी आया है। बिल्कुल, देखिए इसमें यहाँ पर कोर्ट ने ये बात स्पष्ट करी एक बार फिर कि जैसे आप ये इसमें भेद करें कि सड़क, रेलवे लाइन, गवर्नमेंट पार्क, इन पे कोई भी किसी तरह का इंक्रोचमेंट करता है तो उसके लिए किसी प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं है। जहाँ वहाँ की जो एजेंसी है वो तुरंत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी की, जिसको लेकर के पूरा विवाद उठा था, उस पर सॉलिसिटर जनरल ने भी ये कहा कि एक विंडो होना चाहिए जहाँ पर ओनर को, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी अपराध में शामिल भी है और उसकी प्रॉपर्टी इलीगल भी है, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट भी है, लेकिन क्योंकि वो एक प्राइवेट लैंड पे बनी प्रॉपर्टी है तो उसको कम से कम एक विंडो दे दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल ने खुद इस बात का एक सुझाव दिया कि उसको 10 दिन का एक मौका दिया जाए जिसमें उससे सवाल जवाब किया जाए। तो जो तुरंत कार्रवाई की जो बात की जा रही है कि नामजद होते ही जो प्राधिकरण के लोग गिराने लग जाते हैं घरों को, वो वाली चीज ना हो। तो इस पर केंद्र ने भी कहा कि हम इस बात के लिए बिल्कुल समर्थन में है कि आरोपी क्या, किसी दोषी की प्रॉपर्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ बातें आपत्तिजनक हैं, जिनमें ये कहना कि वर्ग विशेष, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये पूरी तरह बेबुनियाद है। इसका सॉलिसिटर जनरल ने खंडन किया और ये भी कहा कि जो इस तरह के मामले हैं जहां पे संदेह है वो भी सिर्फ 2% हैं, इसीलिए गाइडलाइन बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए कि इन गाइडलाइंस का कोई गलत तरीके से फायदा ना उठा सके। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि कोई गलत तरीके से इन गाइडलाइंस का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फ़ायदा ना उठाने पाए। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान आशुतोष कुमार मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट। आशुतोष जी, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, 17 जुलाई को जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसको लेकर यहाँ पर चिंता जाहिर की गई कि जो इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिमोलिश करने में, उनको ढाने में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात सामने आई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ तौर पर अपने आदेश को लेकर ये साफ कर दिया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनको आप ढहा सकते हैं। इससे जुड़ा मामला गुजरात से भी आया है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जो आज जो टिप्पणी हुई बेहद महत्वपूर्ण, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, एज पर द लॉ, कानून के हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, इनफैक्ट कोर्ट भी हो, जो इलीगल है उसको लीगल नहीं कर सकती। तो ये इंटरप्रिटेशन, गलत इंटरप्रिटेशन किया गया था। वरना कोर्ट ने कभी ये नहीं बोला था कि एक सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए सारे कंस्ट्रक्शन जो डिमोलिशन है उनको रोक दिया जाए। तो इलीगल जो भी है उस पर तो कोर्ट का कभी रोक था ही नहीं, उसके इंटरप्रिटेशन में इश्यूज आ गई। आज वो क्लैरिफिकेशन भी आ गया, कुछ दिनों के अंदर में मुझे लगता है पूरी गाइडलाइंस भी आ जाएगी। बेसिक ऑब्जेक्शन जो रहा है वो प्रोसेस को लेके रहा है, कभी ये नहीं रहा है कि इलीगल जो भी है उसको डिमोलिश नहीं करने का राइट है। मेन इशू जैसे आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई सजा देने का अधिकार जो है वो जुडिशरी के पास में है। एग्जीक्यूटिव जो है वो एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो जितने भी इश्यूज जो आ रहे थे उसमें सबसे बड़ा इशू, जैसे आपके संवाददाता ने भी बताया है, सबसे बड़ा इशू ये आ रहा था कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व होता था पर्सन, तो उसकी प्रॉपर्टी अगले दिन या दूसरे दिन डिमोलिश की जा सकती थी। अब एक डर, जैसा सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी बोला कि अगर हम ऐसी चीजों को लेके आते हैं, एक प्रोसेस बनाते हैं, तो एक डर ये भी रहता है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट करने वाले लोग हैं या बिल्डर लॉबी या अदर लोग, वो इन चीज का लॉ का मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि लॉ के दोनों पार्ट होते हैं, यूज एंड मिसयूज। तो मुझे लगता है जब ये गाइडलाइंस आएगी तो इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी तरीके से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देते हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी और रीजन के कारण और उसको कहीं ना कहीं कम्युनल कलर दे रहे हैं, उन चीजों को ध्यान रखा जाएगा उन गाइडलाइंस को फ्रेम करते वक्त। सो कभी भी इस गाइडलाइंस के आने से पहले भी कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि भाई एक सुओ मोटो बैन लगे। जो उनका ये था कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, पब्लिक लैंड है, अथॉरिटीज की लैंड है, या इंक्रोचमेंट है, रोड्स पे है या रेलवेज लैंड है, सो उनको परमिशन लेने की जरूरत है, दे कैन एक्ट। अब इशू इस बात पे है कि गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ, क्योंकि अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि गाइडलाइन कैसे आ रही है, क्या उनका रूपरेखा होगी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सही पहल है, और खासकर ऑब्जेक्शन जो था वो प्रोसेस को लेके था, मुझे लगता है काफी हद तक। बिल्कुल आशुतोष जी, यहाँ पर ये भी साफ तौर पर कहा गया कि जो आरोपी का मकान ढाने वाले मामले हैं सिर्फ 2% है और 98% वो मामले हैं जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जो लोगों की सुरक्षा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और साथ ही हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में अगर अवैध मंदिर हो या अवैध दरगाह ढहाना तो
होगा, कार्रवाई तो होगी। किस तरह से जो गाइडलाइंस को लेकर सुरक्षित रखा है यहाँ पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है और क्या कुछ सजेशंस इस वक्त सामने आ रहे हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से भी? जी, अगर आप देखेंगे किसी भी शहर में, अगर आप ध्यान से देखें तो इलीगल इंक्रोचमेंट एक सबसे बड़ी समस्या बिल्कुल। है। कहीं ना कहीं आपके या तो तालाब कब्जे हो रहे हैं या कुछ नालियां पाटी जा रही हैं रेलवे या कोई लाइंस। कंस्ट्रक्शन हो रहा तो आगे बढ़ के बनाया जा रहा है। सो इशू ये हो गया कि सेंसेशनल इशू कुछ और बन गया, वो रिलीजियस कलर आ गया। लेकिन ये जो रियल प्रॉब्लम है उसको मुझे लगता है उसको एड्रेस करने की जरूरत है कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो फिर कोर्ट कचहरी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर वो देख रहा है कि कोई अगर घर बना रहा है सड़क की तरफ आगे बढ़ के, या कोई मंदिर या दरगाह बन रही है गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच करने के लिए, तो क्या उसके लिए हम पिटीशन फाइल करेंगे कोर्ट में, कोर्ट से परमिशन लेंगे? मेरे ख्याल से कोर्ट की भी ये मंशा नहीं रही है। कोर्ट ने बहुत क्लियर किया है। अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण चीजों को मिक्सअप किया जा रहा है। बिल्कुल। वो मिक्सअप क्लियर हो जाएगी गाइडलाइंस आने के बाद में, और ये प्रोसेस अच्छा है कि अगर आपको नोटिस भी देना है तो आप नोटिस दीजिए। एंड अनदर इम्पैक्ट ये होगा कि ये एक डिटरेंस की तरीके से काम करेगा। तो क्या होता है कि अगर राज एक्शन नहीं लेता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक आदमी गलत करता है तो दूसरा आदमी भी गलत करने लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि अगर स्विफ्ट एक्शन हो रहा है तो अगला जो वायलेटर हो सकता है उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये प्रिवेंटिव स्टेप्स की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल। आशुतोष जी, यहाँ पर 17 जुलाई को जो अंतरिम आदेश दिया था उसकी तर्ज पर यहाँ पर गुजरात से एक मामला सामने आया है कि और कोर्ट के अवहेलना का मामला लेकर दर्ज किया गया है, जहाँ की साफ तौर पर जो शुरुआती जांच में बात सामने आई है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, अवैध कंस्ट्रक्शन, उसको लेकर यहाँ पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई। ऐसे कई मामले देश के अलग अलग जगहों में भी कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में क्या कुछ आगे की प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, अगर गाइडलाइंस मेरे ख्याल से 1 वीक में आ ही जाएगी, और ये इशू अब सब जुडिस है तो डिफिकल्ट होगा कि मेरे को कमेंट करना इन चीज़ों पे, सब जुडिस है मैटर। बट मुझे लगता है गाइडलाइंस आने के बाद में क्लियरिटी हो जाएगी कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि बेल की एक गाइडलाइन आ गई थी और अरेस्ट को लेकर गाइडलाइंस है। सेम वे इलीगल डिमोलिशंस के लिए या इलीगल कंस्ट्रक्शन के डिमोलिशंस के लिए जब वो गाइडलाइन आ जाएगी तो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि बहुत सी चीजें कोर्ट पे नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट पे पेंडेंसी वैसे ही बहुत हो गई है। अगर कोई चीज इलीगल हो रही है, और जो कोर्ट ने भी क्लेरिफाई किया कि अगर आपका कोई कब्जा कर रहा है पब्लिक लैंड पर तो उसके लिए यू डोंट हैव टू कम कोर्ट में आके और फिर आप एप्लीकेशन लगाएंगे और आपको पता है कि टाइम लग जाता है। सो मुझे ये लगता है ये गाइडलाइंस अच्छी पहल है। और जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर है, चाहे वो टेम्पल है, मॉस्क है, दरगाह है, कोई भी वो इलीगल है तो इलीगल है, तो उसको किसी भी तरीके से पैटर्नेज नहीं दिया जा सकता। और ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, मुझे लगता है एक सोशल इशू है, क्योंकि इंक्रोचमेंट खासकर इन भारत जैसे देश में इंक्रोचमेंट भी आल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स। और कहीं ना कहीं अभी समाज में देखेंगे तो बहुत से रोड एक्सीडेंट्स से लेकर सारे कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट का ही एक असर है। तो मुझे लगता है गाइडलाइंस आने के बाद में काफी क्लियरिटी हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट आशुतोष कुमार मिश्रा हमसे जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में मिड डे प्राइम में। तो यहाँ पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है और सरकार ने भी बात साफ की है कि चाहे दोषी हो, आरोपी हो, किसी का भी घर ढहाना ये सारी तरह गलत है और वो इस बात की वकालत करते हैं। फिलहाल यहाँ पर साफ तौर पर कोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि इस पूरे मामले को लेकर जो गाइडलाइंस है उसको लेकर अपना जो आदेश है वो सुरक्षित रखा है। मिड डे प्राइम में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, अब बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक राज्य में 28.12% मतदान हुआ है। बांदीपुरा में मतदान 28.04% रहा। बारामूला में मत प्रतिशत 23.20 रहा और जम्मू में 27.15%। कठुआ में 31.78%, कुपवाड़ा में मत प्रतिशत 27.34% दर्ज किया गया है। तो वहीं सांबा की बात करें तो 31.50% और सर्वाधिक 33.84%
उधमपुर में रहा है। तो सबसे अधिक उधमपुर में मतदान हुआ है अभी तक की जो ताज़ा अपडेट हमें मिल रही है, और साफ तौर पर तस्वीरों में हम देख सकते हैं बेहद सकारात्मक ये तस्वीरें, जहां पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। पहले और दूसरे चरण में बेहद शानदार मत प्रतिशत दर्ज किया गया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि तीसरे चरण में भी जम्मू कश्मीर एक बार फिर एक रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत के साथ उभर कर सामने आएगा। तो महिलाएं, बुजुर्ग, युवा बड़ी संख्या में निकल रहे हैं अपने घरों से और अपनी मनपसंद सरकार चुनने के लिए, जो बात करे उनकी समस्याओं की, जो बात करें उनके भविष्य की, उनके परिवार की, उनके देश की। और आइए बात करते हैं बंगाल की। आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जूनियर डॉक्टर्स ने आज से काम बंद कर दिया है? सवाल जायज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ममता सरकार को यह कह चुका है कि वो ड्यूटी के वक्त डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान करें। देखते हैं कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिन पर सरकार ने वादे के बावजूद अभी तक काम नहीं किया है। अभया को बिना किसी देरी के न्याय मिले, शुरुआत से ही इस बात को लेकर लगातार डॉक्टर्स अपनी बात रख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी ले और स्वास्थ्य सचिव को तुरंत उसके पद से हटाना चाहिए। किसकी होगी जवाबदेही, किसकी है जिम्मेदारी? राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तुरंत एक केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली लागू की जानी चाहिए। साथ ही प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खाली बेड के बारे में ऑनलाइन जानकारी के लिए मॉनिटर स्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक कॉलेज के आधार पर जूनियर डॉक्टरों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व के साथ टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए। अस्पतालों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के सभी रिक्त पदों को तुरंत भरा जाना चाहिए। धमकी देने वाले सिंडिकेट में शामिल लोगों की जांच करने और उन्हें दंडित करने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 5 समितियां स्थापित की जानी चाहिए। हर मेडिकल कॉलेज में छात्र परिषदों के चुनाव तुरंत करवाए जाने चाहिए। सभी कॉलेजों को आरडीए को मान्यता देनी चाहिए। साथ ही ये मांग है कि पश्चिम बंगाल मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल मेडिकल बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता की तुरंत जांच होनी चाहिए। तो यहां पर आर पार की लड़ाई और हड़ताल पर फिर बंगाल के जूनियर डॉक्टर इन तमाम मांगों को लगातार वो रखते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जूनियर डॉक्टरों की ओर से ताजा बयान आया है, यहां पर आपको बता दें, जिसमें सारी मांगे विस्तार से बताई गई है। एक बार फिर आर्जिकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर जल्दी कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी डॉक्टरों ने उनकी बात ना सुनने के आरोप लगाए हैं। तो आज से जूनियर डॉक्टर्स का काम बंद। Sandeep Ghosh's illegal activities and oppression were directly facilitated by high-ranking officials in the health department, and he has sheltered a gang of goons on campus who have perpetuated this corruption. We clearly communicated in our meeting with the Chief Minister and the Chief Secretary, and also in emails, that we do not feel secure in this environment of fear. The state government has not only failed to convene such a meeting, but has also not responded to our letters. तो हड़ताल पर बंगाल के जूनियर डॉक्टर, कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रसन्नजीत, यहां पर साफ तौर पर ममता बनर्जी सुनने को तैयार नहीं है एक बार फिर डॉक्टर्स की। जो पहले तस्वीरें जारी की गई थी कि खाली हॉल में वो बैठी हैं और इंतजार कर रही हैं डॉक्टर्स का, लेकिन कोई उनसे बात नहीं कर रहा, और एक तस्वीर यहां पर सामने आ रही है जहां पर एक बार फिर अपनी तमाम मांगों को सामने रखते हुए ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं डॉक्टर्स। अभी क्या कुछ अपडेट है? रमा, देखिए, बात को इस तरह से रखना चाहिए। मुझे पता नहीं कि अदालत के सामने झूठ बोलना कितना दूर तक ठीक है, और वो भी किसी वकील के द्वारा, वो भी किसी प्रदेश सरकार की तरफ से। मैं एक बात बता दूं कि कल सुनवाई के दौरान जो बताया गया है कि 15 अक्टूबर तक सारे काम पूरा किया जाएगा, और ये उसके बाद जूनियर डॉक्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात समझना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो 15 अक्टूबर की बात बताया जा रहा है, इस शुक्रवार को काम होने के बाद
15 दिन के लिए पूरे प्रदेश सरकार छुट्टी पे है। ये समझ ले कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पूजा का छुट्टी जो 7 दिन का हुआ करता था उसको बढ़ा बढ़ा के 15 दिन कर दिया है। 15 दिन के लिए सब आयस ही आयस है। उस समय पे जो जूनियर डॉक्टर अस्पताल में काम करेंगे उनके लिए ड्यूटी रूम होगा कि नहीं होगा, या टॉयलेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये किसी को कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं बनाया गया। तो कल सरकार की तरफ से अदालत में सरकार की जो वकील है वो झूठ बोला है कि 15 तारीख के अंदर सब कुछ हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, एक जो डॉक्टर उठा रहे हैं इसको समझना चाहिए कि कोलकाता में खासकर से जितने सारे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वहां पे कोई जगह पे ऐसा लोकेशन ही नहीं है कि सरकार की तरफ से ये ड्यूटी रूम या टॉयलेट बनाया जा सके, ऐसा ही नहीं है। तो समझना ये चाहिए कि किस आधार पर सरकार और सरकार की तरफ से एफआईआर होने वाले वकील अदालत के सामने ये झूठा वादा कर रहे हैं। देखिए, एक बात जो अस्पताल गए हुए हैं उनको समझना चाहिए कि गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक जगह पे है, वहां पे आप ड्यूटी रूम और टॉयलेट बनाया। फिर पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट जो है वो वहां से 50 मीटर या 100 मीटर दूरी पर है, वहां पे तो आपको अलग से ड्यूटी रूम और अलग से टॉयलेट बनाना पड़ेगा। नहीं तो रात को 2 बजे गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 100 मीटर दूरी पर से कोई लेडी डॉक्टर पैदल चल के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट से गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जाएगी, ये क्या, इसके लिए ये लोग इतने दिनों से क्या हड़ताल पे आए? ये दिस इज नॉट सिक्योरिटी। बिल्कुल, यहाँ पर अगर समय बीत जाएगा तो लोग भूल जाएंगे, ऐसा सोचकर बैठी है ममता बनर्जी। और यहाँ पर दुर्गा पूजा के पंडालों में भी खुद की फोटो लगवाने की बात यहाँ पर हो रही है। फिलहाल ये जो डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है, क्यों इतनी असहाय नजर आ रही है इन अपराधियों के सिंडिकेट के सामने प्रसन्नजीत, ममता सरकार? नहीं, ममता सरकार असहाय नहीं है। ममता सरकार किसी तरह से असहाय नहीं है, क्योंकि ममता सरकार की जो बुनियादी ढांचा है वो बुनियादी ढांचा ये सारे जो मैं क्या कहता हूँ, इस तरह की जो पहरे पर खड़े हैं उसी तरह से ये लोग भी है। उसी ये जो थ्रेट कल्चर की जो सिंडिकेट है, ये थ्रेट कल्चर की सिंडिकेट ही पूरा ममता सरकार को बचा के रखे है। अब चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की थ्रेट कल्चर हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की थ्रेट कल्चर हो, चाहे वो किसी दूसरे फूड डिपार्टमेंट की थ्रेट कल्चर हो, सारे के सारे थ्रेट कल्चर यहाँ पे, और एक एक डिपार्टमेंट जो है वो जेल के अंदर जा रहा है। लेकिन ममता सरकार की जिंदा रहने की जो संजीवनी बूटी है वो संजीवनी बूटी यही है। बिल्कुल प्रसन्नजीत, यहाँ पर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है, किसी भी तरह का कोई भी बयान अभी तक सामने आया है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से? नहीं रमा, आज से ममता बनर्जी पूरी तरह से आनंद में है, क्योंकि वो पूजा की इनॉग्रेशन में आज शाम को 4 बजे पहुंच रही है। किसी अपने जिस जगह पे वो हर साल पहुंचती थी, तो उसी जगह पे आज 4 बजे वो पहुंचेगी। पूरा पूजा के मूड में चला गया। और मैं एक बात बता दूं, कल जब डॉक्टर की तरफ से एक रैली की बात बताया गया है, उस वक्त तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सारे पूजा जो ऑर्गेनाइजर्स है, जिन लोगों ने पूजा का ये 85,000 जो सब्सिडी है ये लिया हुआ है, इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको जोर जोर माइक चलाना पड़ेगा हर जगह पे, हर मोहल्ले पे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इस वक्त इस जानकारी के साथ जुड़ने पर। तो हड़ताल पर फिर चले गए हैं पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स, एक बार फिर उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूरा प्रशासन जो है वो दुर्गा पूजा की छुट्टी पर चला गया है। 7 दिन की छुट्टी को 15 दिन बढ़ा दिया है। क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की, क्यों वो असहाय हैं, या फिर वो सोच रही हैं कि समय बीतने के साथ मांगे भी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी? फिलहाल अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। और उन्होंने उसके जो पार्थ चैटर्जी के जो वरिष्ठ की ओर से जो वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले को सीजीआई की बेंच के सामने उठाया। कोर्ट ने छुट्टियों के बाद सुनवाई का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य में 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को अवैध करार दिया था। तो खबरों का सिलसिला जारी है। मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी ने मूडा स्कैम मामले में FIR दर्ज करने के बाद हलचल तेज हो गई है। और इस बीच सिद्धारमैया की पत्नी BN पार्वती ने मूडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर 14 प्लॉटों को वापस करने की पेशकश की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से उन्हें आवंटित 14 भूखंडों को रद्द कराकर मुआवजे वाले प्लॉट को वापस करना चाहती हैं और वे उन भूखंडों का कब्जा भी मैसूर शहरी विकास को वापस सौंप रहे हैं। उन्होंने मूडा से इस बारे में जल्द से जल्द कदम उठाने को भी कहा है। सीएम की पत्नी ने एक कदम जो है वो लोकायुक्त पुलिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय के भी मामला दर्ज करने के बाद उठाया है। गौरतलब है कि मूडा घोटाला एक गंभीर मामला है और जिसमें सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण और संपत्ति के गलत उपयोग का आरोप है। इस मामले में ईडी की संभावित कार्रवाई कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, खासकर तब जब सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद पर हैं। घोटाले के आरोपों और जांच के बीच उनकी राजनीतिक छवि और सरकार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है। तो यहाँ पर मूडा आयुक्त को लिखी चिट्ठी सिद्धारमैया की पत्नी ने और कहा कि वो जो तमाम प्लॉट हैं जिनको लेकर इस वक्त उन पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, उनको वो वापस करना चाहती हैं। और बात करें बाढ़ की, तो बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। आपको हम दिखाते हैं किस तरह से कि इस वक्त कहां-कहां बाढ़ का कहर बरसा रहा है। आपको बताएं कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और आप देख सकते हैं शिवहर, सीतामढ़ी। और इस मैप के जरिए तस्वीर साफ हो रही है कि कैसे पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर टेलीविजन स्क्रीन पर ये मैप, जहां पर जो बाढ़ से जो प्रभावित जिले हैं उनको दिखाया जा रहा है। सिवान, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर, और साथ ही बात करें तो पूर्णिया की, और ये तमाम इलाके हैं जो इस वक्त बाढ़ से काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। मधुबनी, दरभंगा, सारण। तो बाढ़ का कहर लगातार जारी, प्रशासन की ओर से मदद की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको लेकर तमाम सवाल भी उठते नजर आ रहे हैं। सिवान, तो नेपाल से बिहार तक बाढ़ का कहर साफ तौर पर दिख रहा है। नेपाल में बात करें तो नेपाल में बारिश कम होने का असर कोसी और गंडक के जलस्तर पर देखने को मिल रहा है। कोसी बैराज के 19 फाटकों को बंद कर दिया गया है और अब केवल 37 फाटक से पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी भी बिहार के 20 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। सड़क, गांव पानी में डूब गए हैं और इस वक्त भी बिहार में बाढ़ से 3.5 लाख के करीब लोग प्रभावित हैं। SDRF और NDRF की टीम राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसके साथ ही राहत शिविर में भी लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि पहली बार पूरे नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने के कारण उत्तर बिहार की नदियों में रिकॉर्ड पानी आया है। वर्षों बाद 2024 में कई नदियों ने अपने जलस्तर का रिकॉर्ड बनाया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव और अन्य पदाधिकारियों द्वारा भी हेलीकॉप्टर से बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पर बिहार में बाढ़ से तबाही की तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 20 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। करीब 3.5 लाख के करीब लोग हैं जो इस वक्त बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सहरसा के नौहटा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। चिराग पासवान ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया। उन्होंने मीडिया को भी बताया कि बिहार के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार युद्ध स्तर पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। कल देर रात तक आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया। यहाँ से अब जरूरत है रिलीफ की, और रिलीफ के बाद जरूरत है उनका पुनर्वास करने की। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कर दी गई है। उसको लगभग दुगना, जरूरत पड़ने पे उससे ज्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। तेजस्वी यादव पर टिप्पणी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी विपदा हुई है, कहां हैं ये लोग? राहुल गांधी कहां हैं? पहले तो ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं, पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है। मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा, पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर नेपाल से लेकर बाढ़ का कहर बिहार तक है। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि कहां कहां बाढ़ का कहर इस वक्त बरस रहा है। आप बात करें इस मैप के जरिए तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, तमाम ये जो इलाके हैं वो प्रभावित नजर आ रहे हैं। गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी ये वो इलाके हैं जहां पर सुपौल की बात करें, सुपौल में भी बाढ़ का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोगों को वहां से रेस्क्यू करने की और सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की यहां पर कोशिश जारी है। जो तमाम एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ की बात करें, वो लगी हुई हैं इस वक्त लोगों को राहत पहुंचाने की। तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण और सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अभी भी आप देख सकते हैं इस वक्त मैप के जरिए सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, ये तमाम इलाके हैं, सहरसा जहां पर बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो यहां पर प्रशासन की कोशिश है कि जो प्रभावित हैं लोग, करीब 3.5 लाख के आसपास लोग प्रभावित हैं भारी बाढ़ के चलते, और ऐसे में उन तक फूड पैकेट्स पहुंचाना, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और केंद्र सरकार की ओर से भी युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस हैं, राहत और बचाव कार्य जारी हैं। तो नेपाल और बिहार में यहाँ पर बाढ़ का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। बात करें आगे तो असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ असम के मोरीगांव जिले में प्रियांक खड़गे के बयान के विरोध में एक रैली निकाली। दरअसल कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने से असम में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। खड़गे ने कहा था कि चिप डिजाइनिंग क्षेत्र में 70% प्रतिभा कर्नाटक में है। इस बयान के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा ने खड़गे पर असम के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। और 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले स्वच्छ भारत दिवस 2024 को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने प्रेस वार्ता की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि ये कार्यक्रम जन भागीदारी के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में ज्यादा से ज्यादा लोग स्वच्छता अभियान से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया है।
2047 का चित्र हमारे सामने, हमारी कल्पना है और मोदी जी का सपना है, उनका एक टारगेट भी है कि विकसित भारत बनाना है। और इसीलिए विकसित भारत के सपने को साकार करने के साथ साथ देश में स्वच्छता का भी संदेश जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 10 साल पहले इस स्वच्छता ही सेवा की बात की थी। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जो कार्यक्रम है वो जन भागीदारी के साथ होना चाहिए, जन आंदोलन के साथ होना चाहिए। और उसके कारण कई एनजीओ, कई लोग, कई संस्थाएं सब उसमें जुड़ी और करीब 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट उसके अंदर बने। अभी जो सेकंड फेज के अंदर भी जो टॉयलेट का 1 शौकफीट था उसको 2 शौकफीट बनाकर उसको ODF प्लस मॉडल बनाने की भी चेष्टा कर रहे हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा गांवों ने अपने आप को ODF प्लस मॉडल डिक्लेयर कर लिया है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने एयर स्टाफ के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। वायुसेना के नए प्रमुख बनने पर AP सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। AP सिंह दिसंबर 1984 में फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं। उन्होंने लगभग 40 वर्षों के अपने लंबे करियर में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। मीडिया से बातचीत में AP सिंह ने कहा कि वायुसेना का मुख्य फोकस आत्मनिर्भरता, परिचालन क्षमताएं और बेहतर प्रशिक्षण पर रहेगा। Yes, I have been associated with Tejas program right from its flight testing days. So it is quite close to my heart and I know that this aircraft has the capability. It's a little too small an aircraft for the current situation. However, we have place for such an aircraft and we've ordered already 200 plus orders, 200 plus aircraft of this type. But we need to move on now. We need to focus more towards Mark II and AMCA program. We have the capacity and capability within the country to achieve this. However, I think we need to focus all our energies. Everybody has to come together. The forces, the DRDO, the private industry, the PSUs like HAL, everybody has to come together to make it a success. We are सशक्त, सुदृढ़ and आत्मनिर्भर, ये हमने इस बारे का वो अपने आप को मोटो दिया है। थैंक यू वेरी मच। अभिनेता गोविंदा ने प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि डॉक्टरों ने उनके पैर से गोली निकाल दी है। दरअसल आज सुबह मुंबई स्थित उनके आवास पर उनकी अपनी ही बंदूक से गोली चलने से उनके पैर में गोली लग गई थी। गोविंदा के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है। खबरों की माने तो गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे। वे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, तभी रिवॉल्वर उनके हाथ से गिर गई और गोली चल गई, जो उनके पैर में लगी। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और उनकी हालत इस वक्त ठीक है और वे अभी अस्पताल में ही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भारत की वैश्विक भूमिका को व्यापक समर्थन मिला है। 8 देशों के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन व्यक्त किया है। 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों में सुधार के लिए भारत के रुख की भी सराहना की गई। साथ ही विभिन्न आपदाओं के दौरान अन्य देशों का सहयोग बनने के लिए भी भारत की प्रशंसा की गई। भाजपा के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में पार्टी को सदस्यता अभियान के तहत 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान के पहले चरण में भाजपा ने 1.67 करोड़ सदस्य बनाए हैं। दूसरे चरण का अभियान समाप्त होते ही 16 से 31 अक्टूबर तक पार्टी सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान भी चलाएगी। पार्टी ने सभी प्रदेश पदाधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर 5-5 हजार सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में क्या है हरियाणा का मूड, क्या है लोगों के सवाल,
क्या है नेताओं के दावों की हकीकत, कितना बदला है हरियाणा? जानने के लिए डीडी न्यूज पहुंच रहा है गांव-गांव, शहर-शहर, चुनाव की जमीनी हकीकत का सुपर शो क्या बोले हरियाणा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। फिर बिछी चुनावी बिसात, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का सियासी घमासान। किस प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट, हर शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है। चुनावी रणनीतिकार से सियासी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर कल राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड में कुछ दिनों के लिए उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि कल दल के नाम के अलावा संविधान और लीडरशिप की घोषणा भी करेंगे। 2-2.5 साल के बिहार के इस अभियान के एक चरण की एक तरह से आप समझिए कि समाप्ति हो रही है और उसका प्रतिफल है कि 2 अक्टूबर को बिहार में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का नींव रख रहे हैं। 2 तारीख को दल की घोषणा, औपचारिक घोषणा होगी, दल के नाम की, दल के संविधान की और उसके प्रावधानों की, और दल के साथ साथ दल के लीडरशिप की। क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू से कहा है कि मुझे दल का नेता नहीं बनना है। तो प्रशांत किशोर लॉन्च करेंगे अपनी नई पार्टी। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर बता दें आपको कि भारत ने जीता कानपुर टेस्ट। भारत ने बांग्लादेश को कानपुर टेस्ट में हरा दिया है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 2-0 से यहां पर जीत ली है। तो यहां पर बड़ी जीत भारत की, बांग्लादेश पर 7 विकेट से यहां पर जीत दर्ज की है। टेस्ट सीरीज में भारत ने 2-0 से दर्ज की जीत। तो यहां पर सीरीज जीती भारत ने। एक बड़ी खबर क्रिकेट फैंस के लिए यहां पर एक अच्छी खबर। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया और इसी के साथ बांग्लादेश ने यहां पर सीरीज भी जीत ली है। टेस्ट सीरीज जीती भारत ने यहां पर 2-0 से। बहुत ही शानदार जीत भारत की। तो भारत ने जीता कानपुर टेस्ट और हमारे साथ गौरव इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। गौरव, बड़ी जीत भारत के लिए, 2-0 से यहां पर जीत दर्ज की। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो कैसे मुमकिन हुआ, अगर आज के खेल की बात करें तो? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है कि टेस्ट मैच को एक गति जो है वो मिलती रहे। तो ये जो मुकाबला रहा है, ये जो टेस्ट मैच रहा है कानपुर टेस्ट, इसमें कहा जाए तो शायद ये टेस्ट कम और कहना चाहिए कि T20 के प्रारूप में ज़्यादा खेला है और इसे खेला है भारतीय टीम ने। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि पहले दिन का केवल 35 ओवर का मैच हो पाया था, फिर दूसरे दिन एक भी गेंद जो है वो डाली नहीं जा सकी थी और बारिश के चलते जो है ये मैच जो है वो बहुत कहना चाहिए बाधित भी रहा। लेकिन उस सब के
बावजूद जिस तरह से भारतीय टीम के लिए ये जीत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि अगर भारत यहाँ पर ये मैच ड्रॉ करा पाता तो WTC के पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को जो है वो एक बड़ा नुकसान होता। WTC में टीम इंडिया नंबर 1 पर जो है वो मौजूद है, लेकिन अगर ये मैच अगर ड्रॉ होता तो शायद यहाँ से बड़ी मुश्किलें जो थी वो भारत के सामने आती फाइनल में पहुँचने के लिए। लेकिन अब जबकि टीम इंडिया ने ये मुकाबला जीत लिया है और सीरीज को 2-0 से जीता है, तो न केवल इस सीरीज के लिए बड़ी जीत के तौर पर ये भारतीय टीम के सामने है, बल्कि इसकी जो बड़ी उपलब्धि है वो WTC फाइनल के रूप में है, जहां भारतीय टीम ने खुद को WTC के फाइनल के और अपने आप को करीब जो है वो पहुंचा दिया है। तो कुल मिलाकर कहना पड़ेगा कि जो टीम स्पिरिट होती है वो टीम स्पिरिट दिखी है इस मैच में, और रोहित शर्मा ने जिस तरह से पूरी टीम को एकजुट रखा और जिस तरह से एक मैच जीतने के लिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम था, कहना चाहिए कि चौथे दिन और 5वें दिन ही जो है वो केवल एक तरह से जो गेम है वो हो सका, तो उस सब को देखते हुए काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ थी भारतीय टीम के सामने, क्योंकि बांग्लादेश को पहली पारी में आउट करना, उसके बाद खुद बैटिंग करना और उसके बाद एक बार फिर से कहना चाहिए कि बांग्लादेश को बल्लेबाजी का निमंत्रण देना, ये चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग थी, लेकिन उसको भारतीय गेंदबाजों ने और भारतीय बल्लेबाजों ने मुमकिन कर दिखाया। तो ये कहना पड़ेगा कि ये गौरव, नए यहाँ पर एरा की 7 जीत है। विकेट से जीत, ये भी एक बड़ी बात है कि 7 विकेट के साथ एक बड़े टारगेट के साथ यहाँ पर जीत दर्ज की है। साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी का आपने जिक्र किया, किस तरह से आपको लगा कि ये जो युवा गेंदबाजों की जो ये टीम रही उनको सही दिशा देने में कामयाब रहे? रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी, उनके अनुभव जो है साफ तौर पर मैदान पर नजर आया। देखिए, जाहिर तौर पर टेस्ट मैच था, ये बेहतरीन टेस्ट मैच हुआ। इसमें अगर कैप्टनसी जो है वो रोहित शर्मा की बखूबी निकल करके सामने आई है, क्योंकि न केवल बैटिंग से बल्कि कहना चाहिए जो एक जो गेंदबाजी है, जैसे आपने गेंदबाजों का जिक्र किया, तो जो गेंदबाज थे मंझे हुए गेंदबाज थे, जिसमें रविचंद्रन अश्विन थे, रवींद्र जडेजा थे, तो और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह थे, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार था। और ये वो गेंदबाज हैं जो लंबे समय से टीम इंडिया को जो जीत है वो दिखाते आए हैं। लेकिन यहां पर चैलेंज जो था वो बेहद कम समय का था, क्योंकि केवल 2 दिन के अंदर, अगर कहना चाहिए कि कंप्लीट गेम जो है वो टीम इंडिया ने पूरा चेंज किया है, तो केवल 2 दिन के अंदर इस पूरे गेम को जो है वो भारतीय टीम ने चेंज कर दिया है। और इसके लिए एक बड़ी जो कामयाबी है वो इसीलिए निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से एक अनुभव जो होता है वो रविचंद्रन अश्विन का अनुभव निकल करके सामने देखने को मिला है, जसप्रीत बुमराह का दिखा है, रवींद्र जडेजा का दिखा है। आज अगर बात करें तो जिस तरह से बांग्लादेश को दूसरी पारी में, क्योंकि बांग्लादेश की कोशिश यही थी कि आज आखिरी दिन था मैच का, और बांग्लादेश की कोशिश ये थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैच को किस तरह से वो अपनी पारी को डिले कर सकती हैं, वो किस तरह से क्रीज पर रुक करके समय ज़्यादा से ज़्यादा बिता सकते हैं, ताकि आज का समय जो है वो पूरी तरह से निकल जाए। लेकिन इसको ब्रेक देने का जो काम किया है वो कहीं ना कहीं रविचंद्रन अश्विन की स्पिन गेंदबाजी और रवींद्र जडेजा और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह ने दिया है। तो कहना पड़ेगा कि भारतीय परिस्थितियों के बीच में एक तरफ जहां स्पिनिंग का जाल देखने को मिला, वहीं दूसरी तरफ तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने इस बात को साबित कर दिखाया कि पिचेस चाहे जो भी हों, कंडीशंस चाहे जैसी भी हों, लेकिन अगर आपकी अगर परफेक्टनेस है, आपके अपने खेल पर आपका जो भरोसा है वो बरकरार है, तो फिर जीत जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से निकल करके सामने आती है। बिल्कुल गौरव, यहाँ पर कानपुर टेस्ट के साथ साथ भारत ने सीरीज को भी 2-0 से जीत लिया है, तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए आप किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो अगर देखा जाए तो पूरी टीम जो है वो एक बेहतरीन तरीके से सामने निकल करके आई है, और एक टीम वर्क की जो जीत है वो निकल करके देखने को मिलती है, क्योंकि इस पूरी सीरीज़ में अगर देखा जाए, चाहे चेन्नई टेस्ट की बात की जाए, चाहे कानपुर टेस्ट की बात की जाए, तो एक टीम वर्क जो है वो बखूबी निकल करके सामने आया है। मैन ऑफ द सीरीज़ शायद एक अच्छी बात होगी कि अगर किसको देखने को मिलता है, और लेकिन यहाँ पर जो जीत जो है, जो एक नए एरा की जो स्टार्टिंग हुई है, वो शायद एक बहुत बेहतरीन तरीके से सामने है, क्योंकि इस एक आज के जो दिन है वो उसने ये साबित कर दिया है कि ये जो एक टेस्ट मैच है, एक नया अध्याय जो भारतीय टीम ने लिखा है कि बेहद तेज़ी के साथ टेस्ट मैच को किस तरह से जीता जाता है। क्योंकि अमूमन अगर 3 दिन का मैच अगर निकल गया हो और मैच बारिश के चलते ना हो पाया हो और बाकी 2 दिन अगर बचे हों, उन 2 दिन में आपको मैच को कैप्चर करना हो, आपको मैच पे बना कर रखना हो अपने आप को, तो वो जो वापसी जो दिखाई है टीम इंडिया ने, उसके लिए शायद एक पूरी टीम जो है उसको, एक टीम यूनिट को एक जो कहना चाहिए वो जीत जाती है। तो यही एक गुड परफॉर्मेंस और गुड एक साइड रिफ्लेक्ट
जो है वो इस सीरीज से निकल करके सामने आया है, जो कि जिसका बड़ा फायदा जो है वो WTC में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो भारत ने जीता कानपुर टेस्ट और साथ ही जीती ये सीरीज भी, बांग्लादेश को करारी हार। और जिस तरह से बेहद कम समय में जो टीम इंडिया ने वापसी की और जो रोहित शर्मा की कप्तानी का अनुभव और जो गेंदबाजों का जो रहा शानदार प्रदर्शन मैच में, क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। यूपीआई के आंकड़ों को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। एनपीसीआई के मुताबिक सितंबर में 500 मिलियन डेली यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। यूपीआई लेन देन लगातार 5वें महीने 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। वहीं अगस्त के 66,475 करोड़ के मुकाबले बढ़कर ये 68,800 करोड़ रुपए का औसत दैनिक लेन देन हुआ है। अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो यूपीआई लेन देन में 31% की बढ़ोतरी हुई है और ये 20.64 लाख करोड़ हो गया है। फास्टैग की बात करें तो एनपीसीआई के मुताबिक 11 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन के साथ फास्टैग वॉल्यूम में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन अगस्त के 181 करोड़ के मुकाबले फास्टैग वैल्यू बढ़कर 187 करोड़ हो गई है। तो यूपीआई लेन देन में वृद्धि, ताजे आंकड़े यहां पर सामने आए हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि उसने सोने के बदले कर्ज देने वाले संस्थानों के कामकाज में कई गड़बड़ियां पाई हैं। आरबीआई ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को अपनी नीतियों एवं पोर्टफोलियो की समीक्षा करने को कहा है। आरबीआई ने बताया कि हालिया समीक्षा में सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर लोन देने के संबंध में कई कमियां सामने आई हैं। प्रमुख कमियां जो पाई गई उनमें ऋणों की सोर्सिंग और मूल्यांकन है। कर्ज रखे जाने वाले सोने के मूल्यांकन का काम आउटसोर्स किया जा रहा है और वहां पर भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। आरबीआई ने सोने के बदले कर्ज देने के कारोबार में शामिल सभी संस्थाओं को अपनी नीतियों और प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा करने, कमियों की पहचान करने और समयबद्ध तरीके से उचित सुधारात्मक उपाय शुरू करने की सलाह दी है। आरबीआई अधिसूचना के मुताबिक ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आउटसोर्स की गई गतिविधियों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं पर इन संस्थाओं का पर्याप्त नियंत्रण हो। इसमें कहा गया है कि स्वर्ण ऋण देने वाली संस्थाएं आरबीआई के वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक को 3 महीने के भीतर अपनी कार्रवाई के बारे में सूचित कर सकती हैं। इस संबंध में दिशा निर्देशों का पालन न करने को लेकर रिजर्व बैंक गंभीरता से लेगा। तो गोल्ड लोन पर सख्त हुआ आरबीआई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कर्मचारियों की कुल संख्या 2021 और 22 में 1.72 करोड़ से 7.5% बढ़कर 2022 और 23 में 1.84 करोड़ हो गई है। ये पिछले 12 वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रोजगार में वृद्धि की सबसे अधिक दर है। 2022 और 23 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वे रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियों ने सबसे अधिक रोजगार दिया है। इसके बाद टेक्सटाइल, बेसिक मेटल्स, पहनने के परिधान और मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी ट्रेलर का स्थान रहा है। फैक्ट्रियों की कुल संख्या 2021 और 22 में 2.49 लाख से बढ़कर 2022 और 23 में 2.53 लाख हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूर्वोत्तर में सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण बढ़ाने का निर्देश दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी और फिशरीज, रेशम उत्पादन जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण पर फोकस होना चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण ने नाबार्ड को पूर्वोत्तर क्षेत्र में एफपीओ को बढ़ावा देने का भी निर्देश दिया है। वित्त मंत्री ने 86 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ अरुणाचल प्रदेश के लिए कई आरआईडीएफ परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसमें खोंसा और चांगलैंड जिलों में जिला अस्पतालों का उन्नयन, पैसघाट, लेदुम, तेनी सड़क का निर्माण, नंदेई जिले के ऊपरी देवबील में बाढ़ सुरक्षा और शीट्स पाइलिंग कार्य और निचले सियांग जिले में क्लस्टर एमआईपी का निर्माण शामिल है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजभवन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल
केटी परनायक से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने राज्य को लेकर दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने अपने जिला और दूरदराज के प्रशासनिक हलकों के दौरे के दौरान अनुभवों की टिप्पणी को साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री से 1960 और 70 के दशक के दौरान निर्मित लगभग 5,500 ऋण क्षीण प्रशासनिक भवनों के प्रतिस्थापन के लिए विशेष एकमुश्त वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य की वित्तीय चुनौतियों को भी साझा किया और पर्यावरण, जल विद्युत और सीमा क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता के तहत धन का अनुरोध किया। केंद्रीय वित्त ने राज्यपाल को अरुणाचल प्रदेश को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के युवा सीईओ और उद्यमियों के साथ चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता वाली अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित किया है। उन्नत विनिर्माण, रोबोटिक्स, एआई और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों में साझा समृद्धि और सहयोग की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान यंग बिजनेस लीडर्स ने भारत के बारे में बदलती धारणा और इसकी विकास की कहानी में बढ़ते आत्मविश्वास को जाहिर किया। We are currently 3,000 people in India. We've got to be 60,000 people in the next 3 to 4 years. A lot of Western companies, the US companies, looking at India as a great destination for hiring more and more people. We bring our clients and customers in India. They just feel astonished by the development and infrastructure development which is happening. We've seen overwhelming response so far from patients in the US willing to make that travel in India for a medical treatment. Right now, there's a perception shift that's happening from the people in the US towards India. They're more mindful, they're more aware about what is happening in India in the latest generations. It's remarkable to see how each one of you in your chosen fields has excelled, is contributing to the India-America relationship. If you juxtapose the situation many years ago and today, you will appreciate that the country is changing very rapidly. Not only the image, but the reality of the ground and dealing with millions of people. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भारतीय किसान यूनियन संगठन से मुलाकात की। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के साथ फसलों की लागत कम करने, लाभकारी मूल्य मिलने, फसलों को जलभराव से बचाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अधिक कीटनाशकों का उपयोग धरती के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है। इसके समाधान पर भी चर्चा की। अच्छे बीज और अच्छे कीटनाशक किसानों को मिले, इसके संबंध में भी विस्तार से बातचीत हुई। सरकारी योजनाओं की जानकारी सभी किसानों तक कैसे पहुंचे, इसके साथ साथ पीएम फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि फैक्ट्री के दूषित पानी से कैसे निजात मिले और ट्रांसफार्मर जलने पर कैसे उसे कम समय में बदला जाए जैसे विषयों पर सुझाव आए हैं। भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के सभी मित्र, अध्यक्ष जी, संयोजक जी और सभी साथी आए, उनका स्वागत है। कई महत्वपूर्ण चर्चाएं उन्होंने कही है। उसमें कृषि की लागत कम करने से लेके, लाभकारी मूल्य देने से लेके, फसलों को पानी के भराव से बचाने के लिए अच्छा कीटनाशक और बीज मिल सकें, इस पर उनके सुझाव आए हैं। फिर पशुओं से भी हम फसल को कैसे बचा सकें, इसके संबंध में भी उन्होंने सुझाव दिए हैं। और वो चिंतित इस बात के लिए भी है कि अधिक कीटनाशकों का और उर्वरकों का अनियंत्रित उपयोग धरती के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा, तो उसका भी कुछ समाधान सोचना चाहिए। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात को सार्थक करार दिया। मूलभूत समस्या है किसानों की, उससे हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है और उन्होंने विचार रखे हैं। शायद हो सकता है उससे किसानों को बहुत फायदा हो सकता है। जब से शिवराज सिंह मंत्री जी आए हैं और उनसे
हम लोग रूबरू हुए हैं, तो हम पहले तो उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे गरीब किसानों की बात सुनी और हमको अपने कार्यालय पर बुलाया और बड़ी दृढ़ता से उन्होंने हमारे एक एक शब्द को सुना और उस पर अमल करने की कोशिश की उन्होंने, और हमको आश्वासन दिया है कि हम जितने भी हमारे पॉइंट हैं उस पर अमल किया जाएगा। जब मंत्री जी का हम लोगों के पास माननीय रामगोपाल दीक्षित जी द्वारा हमारे पास संदेश गया, तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो हमें ग्रामीण परिवेश के, हमारे जो मंत्री जी हैं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश के हैं, और उन्होंने इस तरह से वार्ता की हम लोगों से जैसे कि हम परिवार में बैठे हुए हैं, खुले में बैठे हुए थे। ये नहीं महसूस हो रहा था कि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये महसूस हो रहा था कि हम किसी गांव में देहात में किसानी में बैठे हुए हैं। सब लोग हमारे अधिकारीगण भी बड़ा शालीनता से हम लोगों के जो भी सुझाव थे वो नोट कर रहे थे, और जितना भी हो सकता था मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। नीति आयोग ने कहा है कि कोविड महामारी के दौरान आई मंदी से उबरते हुए भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर ने 2022 और 23 में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 2018 से 19 के मुकाबले 2022 और 23 में 22 लाख अधिक नौकरियां सृजित हुई। Compared to the year before COVID, that is 18-19, because 19-20 is affected by COVID, we have added 22 lakh jobs in the manufacturing sector. So manufacturing is not only growing, it is also adding jobs. Industrial output has grown by 21.5%, 21.5% in 1 year. And the GVA, the gross value added in manufacturing, has grown in 1 year by 7.3%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद 4 क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें प्रमुख रूप से डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल के क्षेत्र में सहयोग शामिल है। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जमाइका के संबंध दोनों देशों के साझा इतिहास, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने 4C को दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार बताया। 4Cs हमारे संबंधों को अंकित करते हैं: कल्चर, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और कैरिकॉम। आज की बैठक में हमने सभी क्षेत्रों में अपना सहयोग सुदृढ़ करने पर विचार किया और कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और जमैका के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि हो रही है। जमैका की विकास यात्रा में भारत सदैव एक विश्वसनीय और प्रतिबद्ध डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। इस दिशा में हमारे सभी प्रयास जमैका के लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। आईटेक तथा आईसीसीआर स्कॉलरशिप के माध्यम से हमने जमैका के लोगों के स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग, जैव ईंधन, नवोन्मेष, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भारत अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। लघु उद्योग, बायोफ्यूल, इनोवेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में हम अपना अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत द्वारा जमैका की सेना की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म,
हमारी साझा चुनौतियां हैं। हम मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने पर सहमत हैं। स्पेस सेक्टर में भी हमें अपना सफल अनुभव जमैका के साथ साझा करने में खुशी होगी। वहीं जमाइका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होल्नेस ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की वकालत की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2028 और 29 के दौरान भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किए जाने का ऐलान किया। We share views on the reform of the United Nations, in particular the Security Council, to ensure that its composition is reflective of the current balance of power and the emergence of new leaders like India. India's belief in multilateralism that works for all countries was reaffirmed in its Voice of the Global South series of summits during India's presidency of the G20. The mantra, one earth, one family, one future, and the inclusive language of the Global South continues to resonate widely. We're confident that India will continue to be a voice of reason as it seeks to fulfill its mission of a more equitable, prosperous, and peaceful world. It is within this context that I am pleased to confirm that Jamaica will support India's candidature for the UN Security Council for the period 2028 to 2029. और आइए अब बात करते हैं स्वच्छता अभियान की। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद से देश भर में अलग अलग तरीके से लोग स्वच्छता में अपना योगदान दे रहे हैं। इस अभियान के तहत कानपुर की रहने वाली संजीवनी शर्मा ने लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से जागरूक करने के लिए एक ग्रुप बनाया। ग्रुप के सदस्य कानपुर में जगह जगह जाकर लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के बारे में बताते हैं। ये देखिए खास रिपोर्ट। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कानपुर की संजीवनी शर्मा ने पर्यावरण को प्लास्टिक और कचरे से बचाने की मुहिम के तहत प्लॉगर्स ग्रुप की शुरुआत की और आज बड़ी संख्या में लोग कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप से जुड़कर प्लास्टिक और कचरे से पर्यावरण को बचाने में योगदान दे रहे हैं। कानपुर प्लॉगर्स टीम के सदस्य टीम गंगा के घाटों से प्लास्टिक का कचरा उठाने के अलावा घरों और दुकानों से प्लास्टिक की थैलियां, पैकेट आदि कचरा एकत्र कर रिसाइकिल करने के लिए प्लांट में भेजते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट संकल्प स्टार्ट किया था कानपुर में 3 साल पहले, जिसमें कि हमने जगह जगह बिन्स लगाए हैं कि लोग अपने घरों से साफ और सूखा प्लास्टिक हमें डोनेट कर सकें। कानपुर से बहुत सारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 200-250 परिवार, जो कि अपने घरों का प्लास्टिक धो करके सुखा करके हमें डोनेट करते हैं और ये फिर प्लास्टिक रिसाइकल सेंटर जाता है और गला करके इसके फर्नीचर्स बनते हैं, जो कि पार्कों में बेंच और झूले लगाने के काम आते हैं। गौरतलब है कि प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए नासूर बन गया है। प्लास्टिक और पॉलिथीन के कारण पृथ्वी और जल के साथ साथ वायु भी प्रदूषित होती जा रही है। प्लास्टिक और पॉलिथीन का कचरा नदियों से लेकर समुद्र तक हर जगह नजर आता है। धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं से लेकर समुद्री जीव भी हर दिन प्लास्टिक निगलने को विवश हैं। अमूमन क्या करते हैं लोग, प्लास्टिक में खाना या कुछ बचा हुआ घर का सड़क में डाल देते हैं। उसको गाय उस खाने उखाने के लिए साथ साथ प्लास्टिक भी खा जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। कई गायों की मौत इन प्लास्टिक की वजह से हुई है। इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। पहले तो प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, या करते भी हैं तो उसको सही जगह पर दें, जिससे कि उसका निस्तारण हो सके, रिसाइकिल हो सके। कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप की पर्यावरण बचाने की मुहिम से प्रभावित होकर शहर के कैफे में आने वाले लोगों को अपने साथ कप ग्लास कंटेनर लाने पर 50% की छूट भी दी जा रही है, जिससे कैफे में आने वाले ग्राहक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कप और ग्लास का प्रयोग न करें।
और पर्यावरण को प्लास्टिक के कचरे से बचाने में अपना योगदान दे सकें। कानपुर पी लॉन्ग फ्लावर्स ने से हम लोग जब मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको समझाया कि कैसे सस्टेनेबिलिटी करनी चाहिए और कैसे लोग वेस्ट करें, पेपर वेस्ट कितना ख़राब होता है। तो हम लोग इस तरह एक इनिशिएटिव लेते हैं जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को समझाएं कि अपना ग्लास लेके आओ, वेस्टेज कम होएगी, एंड उसमें हम लोग भी अपना डोनेट करेंगे, हम लोग भी 50% ऑफ दे देते हैं उनको। देश में स्वच्छ भारत मिशन को शुरू हुए करीब 10 साल हो गए हैं। इस दौरान लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए गए स्वच्छता अभियान के सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अब लोगों में स्वच्छता को लेकर पहले के मुकाबले काफी जागरूकता आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर को 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं और एक बड़ा बदलाव यहां पर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ से। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।